बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, फिलिप लार्किन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है उसमें ऑब्सेशन ऑफ डेथ बहुत ज्यादा थी और ऑब्सेशन बहुत ज्यादा थी किसकी, डेथ ऑब्सेशन, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये पैसिमिस्टिक टोन है इसकी तमाम पोएम्स की। फिलिप लार्किन के ऊपर एक चार्ज ये भी लगा था कि शायद ये मिसएंथ्रोप है, यानी कि इंसानों से शायद नफरत करता है। और इसकी जो क्रिटिक्स ने इसके बारे में कहा, उन्होंने यही कहा कि ही इज हाईली पैसिमिस्टिक, ही इज हाईली मिसएंथ्रोप और ही इज हाईली क्रिटिक। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिक है टुवर्ड्स द ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बीइंग्स के टुवर्ड्स, इस तरह से है जैसे ये इंसानों को माफ करता ही नहीं है। जबकि अगर हम फिलिप लार्किन की पोएम को देखते हैं तो ये जितने भी मोमेंट पोएट थे ये प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में बात करते थे, प्रेजेंट एरा के बारे में बात करते थे। वो किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जाने की बजाय जो उन हालात और वाकयात या वहाँ के जो सिनेरियोज थे, प्रेजेंट सिनेरियोज, उनके ऊपर फोकस करते थे, प्रेजेंट मैन के ऊपर फोकस करते थे। और इन अ सिंपल वे वो इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे कि आम इंसान तक जो इनका मैसेज है इन मोमेंट्स पोएट का, वो जो है वो जा सके। मोमेंट जो है 1950s में एक ग्रुप ऑफ पोएट था जिसके अंदर फिलिप लार्किन भी शामिल था। आज का जो आपका टास्क है, आपने ये देखना है सबने वो के मोमेंट्स पोएट कितने थे, कौन कौन से थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ये आज सबका टास्क है। कल मैं सबसे पूछूंगी कि मोमेंट पोएट कौन थे, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कौन सी कोई सी 5 क्वालिटीज कल आपने मुझे मोमेंट पोएट्स की बतानी है। और फिलिप लार्किन की बात करें तो फिलिप लार्किन ने प्रेजेंट एरा में जो ह्यूमन बिहेवियर है, प्रेजेंट एरा की जो सिचुएशन है, प्रेजेंट एरा के अंदर जो गवर्नमेंट का एक रोल है या आम इंसान का एक रोल है, उसने सबके ऊपर नजर डाली है। प्रेजेंट एरा के अंदर जो एक पेट्रियोटिक सेंस है, जो इन फैक्ट लार्किन के व्यू पॉइंट के हिसाब से वो उसको पेट्रियोटिक नहीं कहता। वो कहता है वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, वॉर इज नॉट द पीस। गवर्नमेंट ये कहती है वॉर इज पीस, ठीक है, लेकिन लार्किन कहता है कि वॉर पीस नहीं है, ही इज एन एंटी वॉर पोएट। ठीक है, वो कहता है कि नहीं भाई वॉर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, किस चीज की वो पॉइंट आउट करता है, इंसान की स्पिरिचुअलिटी को पॉइंट आउट करता है कि ही इज स्पिरिचुअली डेड। नंबर 2, वो इंसान की हैप्पीजेड कंडीशन को शो करता है। पहली बात ये, वो फिजिकली भी हैप्पीजेड है। नंबर 2, वो इमोशनली भी हैप्पीजेड है। एक ऐसे इंसान को उसने टारगेट किया है जो फिजिकली और इमोशनली दोनों तौर पे हैप्पीजेड कंडीशन में है और उसको नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है, उसको नहीं पता कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करना है, उसको नहीं पता कि उसको प्रोग्रेस कैसे करना है। मॉडर्न मैन का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि वो प्रोग्रेस तो करना चाहता है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली ग्रूम भी करना चाहता है, बट ही डोंट नो द वेज। ही इज सो मच स्कैटर्ड माइंडेड, वो अपनी एक्टिविटीज में, फन में, अपने घूमने फिरने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया है कि उसको ये नहीं पता कि हाउ टू प्रोग्रेस एंड व्हाट टू, मतलब व्हाट इज प्रोग्रेस एंड हाउ टू प्रोग्रेस। ना तो उसको पता है कि मुझे प्रोग्रेस कैसे करना है, यानी कि ही हैज लैक ऑफ मैनेजमेंट। और ये आप मिस्टर ब्लीनी में बड़ा क्लियर कट पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस इंसान के अंदर लैक ऑफ मैनेजमेंट है। और दूसरी चीज जो उसकी ग्रूमिंग है, प्रोग्रेशन है स्पिरिचुअली, वो भी नहीं हो रही। वो चाहता तो है कि वो जन्नत में चला जाए और अब शेख अब्दुल कादिर जनानी जैसा बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो करता नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अमल से खाली है। फिर पेट्रियोटिज्म की अगर इसकी पोइट्री के अंदर बात आती है ना, अगर हम इसकी पोएम पढ़ें 1914 की अगर हम बात करें, तो वो कहता है दिस इज नॉट द पेट्रियोटिज्म कि आप अपने मुल्क की मोहब्बत में किसी गरीब मुल्क के ऊपर जो है वो हमला कर दें। और वो 1914 जो है वो जो पोएम उसने वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है, और इन केस वो वर्ल्ड वॉर 2 देख चुका था जो कि नाजीज और एलाइड्स के दरमियान हुई थी, और फाइनली एलाइड्स जीत गए थे और नाजीज हार गए थे, यानी कि हिटलर हार गया था। तो उसमें जो है इंग्लैंड ने, अमेरिका ने भी अपना रोल प्ले करता किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि
वो जो रोल प्ले किया, उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट थी उस वहां के अवाम को ना तो जॉब्स दे सकी, वहां के लोग भूखे मरने लग गए, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि सारे का सारा पैसा कहाँ पे लग रहा था, जंगों पे लग रहा था। तो उसने कहा कि दिस इज नॉट द पेट्रियोटिज्म कि आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर दें या अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए हमला कर रहे हैं। पेट्रियोटिज्म तो ये है कि हम अपने हालात बदल दें, हम अपने मुल्क के हालात बदल दें, ना कि हम जंगी करना शुरू कर दें। तो वो जो है देखता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करती है और उनके सामने वो क्या पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन शो करती है, जिसकी बेस पे तमाम अवाम जो है वो गवर्नमेंट हुक्म करती है और वो अपनी जानें देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लार्किन की पोएम्स के अंदर देखें तो पैसिमिज्म, कियोस, आइसोलेशन, लव, नेचर, रिलीजन, वॉर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। रही बात जो स्पिरिचुअली डेड होने की, तो उसके अंदर हम यही देखेंगे कि जो मॉडर्न मैन है, क्योंकि ही हैज नो फेथ, तो इफ फेथ गोस एवरीथिंग गोस, क्योंकि उसका फेथ ही नहीं है, उसका फेथ ऑन गॉड नहीं है, इस वजह से वो मेंटली स्कैटर्ड हो गया। ठीक है। अब इन सारी पोएम्स की बेस पे या ओवरऑल लार्किन की पोइट्री की बेस पे अगर हम देखें, तो लार्किन की पोइट्री के अंदर जो मेन थीम्स आती हैं उसमें एक थीम ऑफ वायलेंस है, थीम ऑफ क्योस है, थीम ऑफ पैसिमिज्म है। आपको उसके अंदर ऑब्सेशन ऑफ डेथ जरूर नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो थीम ऑफ डेथ जो है ना उसकी पोइट्री के अंदर आपको कहीं ना कहीं, जो आपकी इवन सिलेबस में भी पोएम्स हैं, आपको नजर आ जाएगी, थीम ऑफ वायलेंस भी नजर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर नजर आएगी। बट इन केस अगर हम देखें, जो लार्किन के ऊपर चार्ज लगा था कि मे बी ही इज अ पैसिमिस्टिक पोएट या वो मिसएंथ्रोप था, अगर आप मेरे हिसाब से पूछें और अगर मेरे सामने ये सवाल आए, तो मैं उसको पैसिमिस्ट नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हाँ उसने पैसिमिस्टिक टोन में जरूर लिखा, उसने डेथ ऑब्सेशन जरूर शो की, बिकॉज उसकी चाइल्डहुड जो है वॉर्स को देखते हुए गुजरी, और इंसान की चाइल्डहुड जिन खौफ और डर और तूफानों से होके गुजरती है, वो तूफान हमेशा उसके दिमाग पे हावी रहते हैं। तो वो पैसिमिज्म, वो क्योस और वो जो आइसोलेशन या वो थीम ऑफ डेथ जो है, जो उसके दिमाग में बचपन से बैठी हुई थी, वो उसकी पोइट्री के अंदर नजर आती थी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आप बचपन में एक बच्चे को जिनों, भूतों और कुत्तों, बिल्लियों से डरा देंगे ना, वो जवान भी हो जाएगा, इवन वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो कुत्ते बिल्लियों से डरना नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसको चूहे से डरा देंगे, वो उससे डरना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने बचपन से उसके दिल में एक खौफ बिठा दिया कि या तो वो कुत्ते बिल्लियों का था, या वो फिर गोश्त का था, या फिर वो किसी भी पर्सनैलिटी का था, या फिर वो दुनिया का था, कि आंटी आ जाएंगी, आंटी क्या कहेंगी, देखो वो अंकल क्या कहेंगे। तो हम बचपन से ही बच्चों को क्या कर देते हैं, पीपल कॉन्शियस बना देते हैं, या उनके अंदर ऐसे फियर्स पैदा कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक इंसान के कैरेक्टर को डैमेज करती हैं। सेम इज द केस विद दोज नेशन जिन्होंने बचपन में वॉर्स देखी होती है, यानी कि वो वॉर देख के, एक तो वो जनरेशन होती है ना जो वॉर फेस कर रही होती है, जो यंग जनरेशन होती है, वो अपने आप को पेट्रियट कंसीडर करती है। जैसे हम जब 1914 देखेंगे, वो पोएम पढ़ेंगे, तो आप देखिए एक लाइन में एक सारे बंदे फौज में तैयार बैठे होते हैं कि जी हमने जंग लड़नी है। लेकिन क्या है कि जो ऐसे बच्चे जो कि 1914 में उनके दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चन रेज हुए होंगे कि रादर मेरे फादर की टांग टूट गई, रादर वो शहीद हो गया, रादर उसकी आंख फूट गई, रादर उसका एक बाजू चला गया और हम हमेशा के लिए भूखे नंगे हो गए। तो वो जो एक सेंस है वो उन बच्चों के अंदर आती है जो इन सारी चीज, बाप तो चला गया जंग लड़ने के लिए, व्हाट अबाउट द फैमिली बिहाइंड दैट। ठीक है। तो इस वजह से उसने कहा ऐसी वॉर्स की जरूरत ही नहीं है जो कि कई खानदानों को तबाह कर दे। वॉर की तो उस वक्त जरूरत है ना जब आपके ऊपर कोई हमला कर रहा हो, उस वक्त जरूरत नहीं है जबकि आप ऐसे ही फजूल में पूरी दुनिया पे कब्जा करने के चक्कर में आपने वॉर जो है वो क्रिएट कर दी, और फिर अलाइट्स भी बन गए, उधर से नाजीज भी बन गए। इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कि आप इतनी बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो सामने लेके आए। या ऐसे आप देखें जितने भी पोस्ट वॉर
जितने भी आपको अब पोइट्स मिलेंगे ये सारे एंटी वॉर हैं, एंटी वायलेंस हैं, और ये रिबिलियन के मतलब एंटी रिबिलियस पोइट्स हैं, यानी कि ये कहते हैं कि ये धरने शरने नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द फॉर द नेशन के भाई वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पे देखें, अब थीम्स की तरफ चलते हैं। थीम्स इन फिलिप लार्किन, थीम्स किसे कहते हैं? थीम्स आर द यूनिवर्सल आइडियाज जो कल भी हैं और आज भी हैं। ठीक है, थीम्स ऐसे यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं जो कल भी है, जैसे लव, हेट, ठीक है, वायलेंस, ये ऐसे आइडियाज हैं जो कल भी, जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है। ठीक है, क्राइम है, लव हेट है, जेलसी है, ये सारी थीम्स होती हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं। तो कमेंट ऑन द थीम ऑफ चेंज इन लार्किन पोएम। थीम ऑफ चेंज जो है वो लार्किन की पोएम या फिर वेरियस थीम्स इन पोएम्स ऑफ फिलिप लार्किन यू हैव read. Discuss the major theme in Larkin's poetry. Philip Larkin poetry has a variety of themes such as time, death, melancholy, pessimism, chaos, isolation, love, nature, religion, and war. Some critics have pointed out the narrowness of his range of themes, while his admirers have expressed their praise for his distinctive treatment of these themes, but his limited work has unlimited depth. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि अबाउट द नैरोनेस ऑफ हिज रेंज ऑफ थीम, जबकि कुछ एडमायरर्स हैं जो प्रेज करते हैं फॉर हिज डिस्टिंक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ दीज थीम्स के उसने बेशक कम थीम्स के ऊपर जो है वर्क किया है, बट ही इज डिस्टिंक्टिव, यानी कि उसकी इंडिविजुअलिटी आप ये देखें कि ऊपर कौन जाता है। सारे डॉक्टर्स ही होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। आप थोड़े एरिया पे काम करें बट इट शुड बी डिस्टिंक्टिव। ठीक है, तो ये उसकी जो उसके एडमायरर्स थे वो उसके इस डिस्टिंक्टिव ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेस करते थे, और फिर बट हिज लिमिटेड वर्क हैज अनलिमिटेड डेप्थ, लेकिन उसका ये जो लिमिटेड वर्क है उसकी अनलिमिटेड डेप्थ है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट 4 पॉइंट्स का सिर्फ जस्ट छोटी सी समरी बताई है। अंदाजा करें जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो वेरी इजी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन ये आप जितने भी मॉडर्न पोएट्स पढ़ेंगे ना, इनकी अनलिमिटेड डेप्थ आप जो है ना देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। ही इज नॉट ओनली अ प्रोलिफिक पोएट, ठीक है, वो एक प्रोलिफिक पोएट सिर्फ वो एक प्रोलिफिक पोएट नहीं था, बल्कि वो जो है अपने डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता था। सबसे पहले मेलैंकोली, ठीक है, मेलैंकोली embraces all his themes. Melancholy गम को कहते हैं, this is most prominent and dominant theme of his poetry. It is because of his incurable pessimistic attitude. Eric Hobberger describes him as the saddest heart in the post-war supermarket. ठीक है, अब मेलैंकोली किसे कहते हैं? गम को। गम उसको किस चीज का था? नेशन का था, इंसान की बर्बादी का था, दुनिया की बर्बादी का था। तो ये जो पैसिमिस्टिक टोन है ये हमें नजर आती है। इंसान को गम होता है तो वो बोलता है ना, ऐसे थोड़ी बोलता है। ठीक है, अगर मुझे इंसानों का गम ही नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं उनके बारे में लिखूं। तो जिस इंसान को गम होता है ना, दुनिया से प्यार होता है, इंसानों से प्यार होता है, वही फिर गम में जाता है। ठीक है, जिस जात से मोहब्बत हो जाती है उसी के लिए तो गम होता है। तो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट थीम उसकी पोइट्री में है, क्योंकि उसका एक इनक्योरेबल पैसिमिस्टिक एटीट्यूड है। और एरिक हॉबर्जर ने क्या कहा, ये सैडेस्ट हार्ट था एक पोस्ट वॉर सुपरमार्केट के अंदर। ठीक है, सुपरमार्केट पोस्ट यानी कि इतने सारे पोस्ट वॉर सुपरमार्केट, वो एक्चुअली पोइट्स को कह रहा है सुपरमार्केट, यानी कि ग्रेट पोइट्स के अंदर वो सैडेस्ट हार्ट था पोस्ट वॉर ग्रेट पोइट। Larkin attitude in his poem Ambulances is pessimistic with an atmosphere of pathos and melancholy hovering over it. The poem shows the hollowness and emptiness of modern man who has no time to show love and sympathy for a sick man, he says. ठीक है, अब जब आप एम्बुलेंस देखेंगे तो एम्बुलेंस के अंदर वो मैन की होलोनेस शो करता है। अगर एम्बुलेंस वाइट है ना तो इंसान भी वाइट हो गया। ठीक है, उसके अंदर अब ब्लड नहीं है। ब्लड मीन कि उसके अंदर ना इमोशंस है, ना उसके अंदर पैशंस हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज है कि उसने पैसा कमाना है। वो ऐसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर चला गया है कि वो सेंशुअली जो है वो एम्प्टी हो गया।
एंड वो क्या कहता है पूरा सिक कि उसके पास कोई सिंपैथी नहीं है सिक मैन के लिए, ही सेज एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस। आज के दौर में बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या आया ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आया मिल जाए हमारे माँ बाप के लिए, क्योंकि वो पैरालाइज हो गए हैं। वो ये नहीं कहते कि हम इनसे दुआएं ले लें, ठीक है, अगर हमने ये दुआ ले ली ना इनसे तो हमारी जिंदगी तर जाएगी। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद के ऊपर भी, और मैंने जो अपने बड़ों को देखा है ना, जिस जिस बंदे ने आखिरी टाइम में अपने माँ बाप की खिदमत की है ना, या किसी बीमार की खिदमत की है, अल्लाह ने उसको बस उसके वारे न्यारे हुए पड़े, ठीक है। तो हम लोग, वो एक बहुत छोटा सा टाइम होता है जिसमें दुआएं लेनी होती है। एक दफा ऐसे ही मैं किसी को एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ऐसी कोई परेशान था अपने बच्चों के लिए कि वो, मैंने कहा देखें जी, आपने तो दुआएं ले ली अपने पेरेंट्स की, आपके बच्चों ने अपने पेरेंट्स की दुआएं नहीं ली, इसलिए उनके पास डिग्रीज तो बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन माँ बाप की दुआएं नहीं है। या तो आप उनके लिए खाली दुआएं किया करें, या फिर उन्हें कहें कि अपने एटीट्यूड ऐसे करें कि माँ बाप को रोज दुख ना दिया करें। बेशक आप उसको बस दुआ नहीं देते, लेकिन बहरहाल आपकी जो औलाद है ना वो जो है, तो या तो आप उनको ग्रूम करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो आपसे दुआएं लें, ताकि वो भी वो बन जाए जो आप लोग हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बस पुराने लोग फिर पुराने ही थे ना, ठीक है, ये हम ही हैं मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो माँ बाप को समझाने बैठ जाते हैं। बेटा माँ बाप को कभी भी समझाया नहीं जाता, उनको करके दिखाया जाता है। ये चीज हमेशा, डोंट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, डोंट आर्ग्यू, अपने माँ बाप से कभी बहस मत कीजिएगा, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे हैं, वो है जो उन्होंने हमें बना दिया, ठीक है। हम चाहे सातों आसमान पे भी पहुंच जाएंगे ना, हम फिर भी अपने माँ बाप से बहुत छोटे हैं। ये चीज अपने दिमागों में बिठा लें, अपने मेंटोर्स के साथ चिपक के रहें, अपने टीचर्स को हमेशा याद रखें। बेशक आप बहुत आगे चले गए, लेकिन हमारे उस्ताद जो हैं आज बेशक बेनाम है, लेकिन हम उनसे बहुत छोटे हैं। मैं तो उनसे बाकी बहुत छोटी हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ अपने उस्तादों की वजह से हूँ और अपने माँ बाप की वजह से हूँ, सीधी सी बात है। फिर चाहे उनकी सख्ती थी या उनकी नरमी थी, लेकिन डोंट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स। लेकिन आज का मटीरियलिस्टिक इंसान कैसा है, ही हैज नो इमोशन, ही हैज नो पैशंस, और दुआएं लेना तो हमें आती कोई नहीं है ना। असल में तो अपने बच्चों को ये गुण सिखाएं कि बेटा दुआएं कैसे लेते हैं लोगों से, ठीक है। द पोएम शोज द होलोनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न मैन हु हैज नो टाइम एंड द सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस दैट लेज जस्ट अंडर ऑल वी डू। और ये वो सेंस है, द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, ठीक है, यानी कि हम सेंचुअली एम्प्टी हैं, और सॉल्विंग एम्प्टीनेस वो सेंस जो सॉल्व कर रही है उस एम्प्टीनेस को। कौन सी एम्प्टीनेस को? वो सेंस ही नहीं है भाई हमारे पास, दैट लेज जस्ट अंडर ऑल वी डू, और ये हम सब के अंदर है, ये एम्प्टीनेस हम सारों के अंदर, ठीक है। The modern man is devoid of sympathy. He only pays lip service for the sick man, but no practical solution. और modern man जो है वो devoid of sympathy है, ठीक है, उसके अंदर सिंपैथी है ही नहीं। He only pays lip service for the sick man. जस्ट हम लिप ट्रेडिशनली उसको कह देते हैं, फॉर द टाइम बिंग उसके साथ और थोड़ी बहुत सिंपैथी कर लेते हैं, बट नो प्रैक्टिकल सोल्यूशन। कभी उसके घर में खाना नहीं पका के लेके जाते, ठीक है। एक दौर हुआ करता था, घर में कोई बंदा बीमार हो जाता था ना फैमिली में, तो फुप्पी आ जाती थी, खाला आ जाती थी, अम्मी आ जाती थी। अब तो वो वाले दौर भी खत्म हो गए, लोग इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में, उनके साथ वाले हमसाए का पता नहीं है कि वो बेचारा किस हाल में जी रहा है। The element of chaos and destruction is distinct in Larkin poetry. और element of chaos और destruction जो है वो distinct है Larkin poetry में, as his poem MCM 1914. It illuminates the poet's impression of the post-war world. ठीक है, element of chaos and destruction जो है वो भी distinct है Larkin की poetry में, as his poem MCM 1914, it illuminates the poet's impression. ये illuminate करता है poet के impression of the poet war, world war. Larkin fails to come out of the horror of wars, ठीक है, वो उन horror of wars से कभी निकल ही नहीं सका. His poetry revolves around the disaster and chaotic effects of war. He minutely observed the chaotic social, political, economical, and theological system. He discusses the chaotic situation in which people were forced to migrate to villages in search of shelter.
और वो जो है डिस्कस करता है उस क्योटिक सिचुएशन को, जिसमें लोग जो है वो उनको फोर्स किया गया है कि वो विलेजेस में इन सर्च ऑफ शेल्टर चले जाएं, यानी कि शहरों पे तो तबाही हो जाएगी, ठीक है, तो लोग शेल्टर के लिए अपनी जानें बचाने के लिए विलेजेस में चले जाएं। लार्किन sympathizes with the lost generation and criticizes the craze for war। और लार्किन जो है सिंपैथाइज करता है लॉस्ट जनरेशन और वो क्रिटिसाइज करता है उस क्रेज ऑफ वॉर। लॉस्ट जनरेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई बताएगा? What is lost generation? Anyone class? Lost generation. अच्छा मैं बताती हूँ बेटा, लॉस्ट जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। निहिलिज्म, निहिलिज्म मीन के नो गॉड कॉन्सेप्ट। इंसान इतना पैसिमिस्टिक हो गया, इतना नाउमीद हो गया कि उसको जो है अल्लाह के ऊपर से एतबार ही खत्म हो गया। उसने कहा, इंसान ये कहता है कि अगर अल्लाह होता तो मेरे साथ इतना बुरा होता, अगर मेरे ऊपर अल्लाह मेहरबान होता तो मेरे साथ क्या इतना बुरा होता। और नॉर्मली हम छोटी छोटी मसले मसाइल के बाद हम यही बातें करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली अंदर होता है तो बाहर निकलता है ना, जबान पे आता है। तो वो उसने क्रेज फॉर वॉर को क्रिटिसाइज किया, सिंपैथाइज किया उसने उस लॉस्ट जनरेशन को जिसका फेथ लॉस्ट हो गया। लॉस्ट जनरेशन जिसका फेथ लॉस्ट हो गया, जो स्पिरिचुअली डेड हो गए, जो गॉड से बहुत ज्यादा दूर हो गए, जो गॉड की मर्सी को मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। और जो इंसान है उसने यही सोचा कि भाई मैं जो हूँ मैं खुद हूँ, मैं कर लूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा और मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो उसने अपने आप को सब कुछ समझ लिया और उसने किस्मतों के जो एक फेथ होता है ना इंसान का, ईमान बिल गैब, वो उसका खत्म हो गया, ठीक। एंड इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, तो दैट इज द लॉस्ट जनरेशन। ये पैसिमिस्टिक थी, लोगों ने इवन सुसाइड्स करना शुरू कर दी, ठीक है। इंसान के अंदर जब फेथ खत्म हो जाता है तो वो सुसाइड्स करता है। तो उस दौर के जो लोग थे ना, ये इनको लॉस्ट जनरेशन। आज आपने एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉस्ट जनरेशन, इसको भी सर्च आउट करना और इसको भी, द मोमेंट पोएट और लॉस्ट जनरेशन, और क्रिटिसाइज किया उसने क्रेज फॉर वॉर। आप लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर में लास्ट ईयर पढ़ा था, किसी ने अगर पढ़ा हो, हेमिंगवे का जो है नॉवल था अमेरिकन लिटरेचर में, और उसके अंदर असल में लॉस्ट जनरेशन का उसने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो बयान किया था। हिज पोएम चर्च गोइंग शोज निहिलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है। निहिलिस्टिक बेटा बिल्कुल पेसिमिज्म, सैड टोन को कहते हैं, और निहिलिज्म जो है मैंने आपको बताया कि नो गॉड कॉन्सेप्ट को कहते हैं, फेथ लॉस्ट, लॉस्ट फेथ को कहते हैं, और पेसिमिस्ट ऑब्वियसली कम नेगेटिविटी। द पोएम डील्स विद द कॉन्टेम्पोरेरी एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है। और पोएम डील करती है जो हम असर एग्नोस्टिसिज्म को, और नैरेटर जो है पोएम में वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है अबाउट द चर्चेस। Larkin dilemma is not whether to believe in God or not, but what a man can replace with God। उसका डिलेमा ये नहीं था कि वो गॉड पे बिलीव करता है कि नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि इंसान ने गॉड के साथ क्या रिप्लेस कर लिया, हमने अल्लाह के साथ क्या रिप्लेस किया। अल्लाह से ज्यादा हमें अपना नफ्स प्यारा है, अल्लाह से ज्यादा हमें अपना आप प्यारा है, हम जो है अपनी मर्जी करते हैं अल्लाह की मर्जी को छोड़ के। तो इंसान ने हर चीज तो अपनी आप मेरी चाह को जो है उसने अल्लाह की चाह के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। उसको वो नो मैटर अल्लाह क्या चाहता है, बट व्हाट मैटर्स मैं क्या चाहती हूँ, तो मेरी लोग नहीं मानते, तो इंसान ने रिप्लेस कर लिया। अगर वो जाता भी है किसी रिलीजियस मकाम के ऊपर तो वो ट्रेडिशनली जाता है। हाजी हज कर जो हाजी है वो हज पे क्यों जाता, ताकि वो हाजी करवाए वापस आता है, फिर वही कर रहा होता है, झूठ बोलता है। रमजान के रोजे हम क्यों रखते हैं, क्योंकि सब रख रहे हैं इसलिए हम भी रख रहे हैं। जैसे ही रमजान खत्म हुआ वो जो 2-4 नमाजें होती हैं वो भी जाती हैं। और कुरान तो फिर हम 11 महीने खोल के ही नहीं देखते ना, क्योंकि ट्रेडिशन नहीं है ना। सिर्फ रमजान में एक ट्रेडिशन है हमारे इस वक्त कि हमने सिर्फ रमजान में ये काम करने हैं, बाकी 11 महीने ये काम हमने नहीं करने। तो बाकी 11 महीने दुनिया के लिए और 1 महीना सिर्फ अल्लाह के लिए, वो भी वैसे दुनिया के लिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चले उसमें भी हम अल्लाह के लिए टाइम निकाल देते हैं। तो बात क्या है, हमने क्या कर लिया है, मैन ने बहुत कुछ रिप्लेस कर लिया गॉड के साथ। दो द चर्च इज सिंबल ऑफ फेथ, पीस एंड प्योरिटी, येट इन मॉडर्न एज पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन चर्च। He says, who will be the last, the very last to seek this place for what it was, ठीक है। वो क्या कहता है, who will be the last,
ठीक है, कौन आखिरी इंसान होगा, द वेरी लास्ट, जो कि इस प्लेस को सीख करेगा फॉर व्हाट इज वॉल, जो कि ये किस वजह के लिए थी, ये कौन सा मकाम है, हम उस मकाम पे क्यों जाते हैं, वो कौन सा इंसान होगा जो कि इसके पर्पस की वजह से इस जगह तक आएगा। ठीक है, वो कौन इंसान होगा जो रमजान के रोजे रखेगा और उसको रमजान के रोजों का पर्पस पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, इसी तरह हज में हम जाते हैं बगैर तैयारी के चले जाते हैं। आप एग्जामिनेशन में हॉल में पहुंच जाए और आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व ना करना आता हो, फायदा होगा कोई? सेम इज दैट हम हज पे चले जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं उन वो सेल्फियां खींच के वापस आ जाते हैं, सेल्फियां चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, पर्पस नहीं पता हम उधर करने क्या गए हैं, आप पहुंच किधर गए हैं। मतलब लिटरली बहुत अजीबो गरीब बिहेवियर्स देखने में, हरम में लोग इस तरह से कर रहे होते हैं। मैं तो हैरान थी, मुझे लगता था हरम जाऊंगी शायद सारे लोग जो है ना वो लगे हुए होंगे अपने, लेकिन आई वाज शॉक्ड कि लोग सेल्फियों पे और पता नहीं क्या क्या, और पता नहीं, अब तो खैर फोटोशॉप आ गया, एक तस्वीर होगा पीछे हरम होगा, चलें जी आपका फोटोशॉप से सेल्फी बन जाएगी, लेकिन वहां पे कंटिन्यूसली एक बार लोग जो हैं वो थ्रू आउट कैमरा ऑन है, वाईफाई ऑन है, और आप चक्कर लगाए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पूरे रिश्तेदार देख रहे हैं। तो इट वाज द प्लेस। ठीक है, हम होली प्लेसेस पे क्यों जाते हैं ट्रेडिशनली, बिकॉज वी आर पीपल कॉन्शियस, तो जी हाजी हो गया। ठीक, एंड फर्दर ही वाज दैट शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, और फर्दर वो ये क्या कहता है, क्या हमें इनको अवॉइड करना चाहिए कि ये अनलकी प्लेसेस हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो मांगते हैं शायद हमारी कबूल ही नहीं होती, तो ये क्या अनलकी प्लेसेस हैं। लोग तो यहाँ ऐसे मकामात पे क्यों जाते हैं, अपनी दुआएं पूरी करवाने जाते हैं, और जब दुआ पूरी नहीं होती तो फिर हम क्या कहते हैं, ये तो अनलकी प्लेसेस है, मैं तो फलानी जगह भी गई थी फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। एज निहिलिज्म इज कंसर्न, निहिलिज्म मैंने कहा ना कि गॉड पे इंसान का एतबार नहीं रहता। फिर Larkin talks about the negation of life, shows his disgust with the modern civilization. वो जो है क्या निगेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, और वो उस डिस्गस्ट, उस हेट्रेड को शो करता है जो कि एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ है। ठीक है, हम मॉडर्न वे में सिविलाइज तो हो गए, बट क्या हुआ, हमारा जो अंदर है वो खाली हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है थीम ऑफ लॉनलीनेस एंड अलाइनेशन। लॉनलीनेस अकेलेपन को कहते हैं, अलाइनेशन खुद को अलहदा कर लेना दुनिया से। ठीक है, अपने आप को दुनिया से अलहदा कर लेना, एक लॉनलीनेस होती है, उसको कहते हैं तन्हाई, एक इंसान तन्हाई का शिकार हो गया। एक अलाइनेशन होती है, वो ये होता है कि हमें लोगों से डर लगने लग जाता है और हमें उनसे बात करते हुए डर लगता है, इसलिए हम उस कम्युनिटी से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि पता नहीं ये मुझे अच्छा समझे या ना समझे, है ना, ऐसे है। हम बहुत सारे लोगों से इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि हमें ये लगता है, अंदर फियर्स है ना हमारे, तो हमें ये लगता है कि पता नहीं इससे ये बात करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम अपने आप को अलाइनेट कर लेते हैं, एक तन्हाई होता है, एक होता है खुद को तन्हा कर लेना। तो अलाइनेशन आइसोलेट कर लेना अपने आप को एक सोसाइटी से, ठीक है, एक कम्युनिटी से। अच्छा जी, alienation are recurrent themes of Larkin. His poem Mr. Bleeny is about the wretched plight of modern man and has become detached and alienated from society and its pleasure. Mr. Bleeny एक wretched plight है, एक बहुत बुरी किस्मत है एक मॉडर्न मैन की, wretched इंतहा की, disgusted, ठीक है, और that has become detached, जो कि डिटैच हो गया है, alienate हो गया है, एंड अलाइनेटेड फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से अलाइनेट हो गया और उसके प्लेजर से। मिस्टर ब्लीनी लिव्स इन एन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, बहुत बुरी पॉवर्टी में वो रहता है, बिकॉज ऑफ economic pressure. The poet satirizes at the modern civilization which is going to die. ठीक है, और मिस्टर ब्लीनी जो है वो एक एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहता है, बहुत बुरी पॉवर्टी, एक तो बुरी, एक इंतहा की बुरी पॉवर्टी में वो रहता है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो
बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी अच्छी जगह पे रह सके। द पोएट सेटराइजेस एट द मॉडर्न सिविलाइजेशन विच इज गोइंग टू डॉ। वो पोएट जो है वो सटायर करता है उस मॉडर्न सिविलाइजेशन में विच इज गोइंग टू डॉ, जो अब बदहाली का शिकार है। इट इज फुल ऑफ क्योस एंड देयर इज नो होप फॉर बेटरमेंट इन द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। अब ये फुल ऑफ क्योस एंड देयर इज नो होप कि उसके अंदर बेटरमेंट इन लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन की होप ही कोई नहीं है। एक हमें बताया गया है कि जी अमेरिका चले जाओ तो पता नहीं तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो किस्मत बदल जाती है, वहां पे ये होता है, वहां पे चोरी नहीं होती, वहां पे फलाना नहीं होता, वहां के लोग बड़े अच्छे होते हैं। अब ये वहीं के लोग हैं जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है जनाब, लव इज अनदर सिग्निफिकेंट थीम ऑफ हिज पोएट्री। ही रिगार्ड्स लव एज सुप्रीम इल्यूजन, लव कम इन गाइज ऑफ मेलैंकोली। लव भी एक सिग्निफिकेंट थीम है, ठीक है, और वो रिगार्ड करता है लव को एक सुप्रीम इल्यूजन के तौर पे। लव जो है वो इन गाइज ऑफ मेलैंकोली हमारे सामने आता है। इस पोएट्री शोज द मॉडर्न मैन हैज नो लव एंड sympathy for others, so he does not depict love as very ardent or satisfying passion। और इस वजह से वो नहीं डिपिक्ट करता लव को as very ardent या वो satisfying passion। he believes that everyone is sure to be disappointed in love। और ये बिलीव करता है कि हर इंसान जो है वो श्योर है टू बी डिसअपॉइंटेड इन लव, कि वो उसको मोहब्बत की वजह से वो disappoint होगा। His poem No Road depicts the impossibility of fulfillment of love। He always tries to explore the gap between what one expects in love and what he receives in it। As Mr. Blini and Man is Ambulance both are deprived of love in their life। और वो हमेशा यही कोशिश करता है कि वो गैप फिल करे बिटवीन what one expect in love, के एक इंसान जो है मोहब्बत में एक्सपेक्ट क्या करता है, व्हाट ही रिसीव्स इन इट। एक सोसाइटी से हम मोहब्बत कैसे गेन करते हैं, ठीक है, रिसीव कैसे करते हैं, सॉरी। और क्या है, एज मिस्टर ब्लीनी और मैन जो एम्बुलेंस में, दोनों ही डिप्राइव्ड ऑफ लव थे इन देयर लाइफ। यानी कि लोग जो है वो मोहब्बत से, इमोशन से खाली थे, और दोनों ही इससे बहुत ज्यादा दूर थे इन लव रिलेशन से। Larkin pessimism leads to contemplate about death। It is dominant theme in his poetry। His imagination is always gripped with the idea of death, which made him a contemplative soul। Almost every critic noted his obsession with death। He emphasizes on the omnipresence of death। अब जनाब डेथ, थीम ऑफ डेथ आपके सामने है, डोमिनेंट थीम है। इमेजिनेशन जो है हमेशा ग्रिप है उसकी आइडिया ऑफ डेथ के साथ, जो कि मेड हिम अ कॉन्टेम्पलेटिव सोल। और यही वो आइडिया है ऑफ डेथ है जो कि उसको एक कॉन्टेम्पलेटिव सोल बनाता है। हर क्रिटिक जो है वो ये नोट करता है कि उसकी ऑब्सेशन विद डेथ, और वो एम्फेसाइज करता है ओमनी प्रेजेंस ऑफ डेथ, ठीक है, कि डेथ जो है वो आखिरकार जो है हर वक्त मौजूद होती है, इंसान के सर पे लटकी हुई होती है। द थीम ऑफ बोर्डम एंड सैडनेस also rules over Larkin poetry। Insignificance of man is described in his poem Going। Larkin writes in Dockery's Son that life is first boredom। His rejection of life was due to fact that it never exercised any fascination for him। He says whether or not we use it, life it goes। और वो क्या कहता है, whether or not हम we use it, life it goes। हम जितना इस लाइफ को यूज करते हैं वो हमारे हाथों से चली जाती है, ठीक है। तो वो जो है लाइफ को पहले तो बोर्डम, फिर वो रिजेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है ड्यू टू फैक्ट कि ये कभी भी इट नेवर एक्सरसाइज एनी फैस्किनेशन। जिंदगी कभी भी उसके लिए कोई फैस्किनेशन नहीं रही, ठीक है। तो उसने कहा कुछ भी आप कर लें, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों से चली जाती है और फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है। तो अगेन इन डॉकरी एंड सन ही सेज चाइल्डहुड फॉर हिम वाज फॉरगॉटन बॉर्डम। और चाइल्डहुड उसके लिए क्या है, वो एक फॉरगॉटन बॉर्डम है। उसके बाद है नेचर is represented in Larkin poetry as impersonal and neutral, ठीक है। नेचर जो है वो लार्किन पोइट्री में क्या है, impersonal और neutral है। He does not take nature as a holy mother, rather it comes in cloak of chaos and destruction, ठीक है। और वो जो है नेचर को एक होली मदर के तौर पे नहीं लेता, बल्कि वो इसको क्या कहता है, वो एक लिबास में आती है, एक चोगे में आती है ऑफ chaos and destruction। He says
नेचर इज इम्पर्सनल एंड न्यूट्रल। नेचर जो है वो इम्पर्सनल है, डिटैच है इंसान से और न्यूट्रल है। So he does not highlight the beauty of nature, but he only gives the description of canals, civic life, village, and industry. However, he imparts a moralizing part to